नमस्कार। कक्षा 10वीं विज्ञान प्रश्न बैंक के हल में आज पढ़ेंगे हम भाग 2 और शुरुआत करते हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम से। यहाँ से ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा तथा एक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। तो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, वसा को वशी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया यहाँ उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन, उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वसन की प्रक्रिया तो इनमें से कोई नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इनमें से कोई नहीं आएगा इसमें। चलिए आगे अब लेते हैं तीसरे नंबर का वस्तुनिष्ठ। यदि लार में लारे एमाइजेल का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? कौन सी घटना प्रभावित होगी? स्टार्च का शर्करा में विघटन प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर ब। फिर चौथा है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही है। पांचवा वस्तुनिष्ठ है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण है, क्या है इसका कारण? पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ऑप्शन ब सही है। छठवां लेते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण किस भाग से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण अमाशय से होता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है। क्या है? पेप्सिन है। क्या नाम है? पेप्सिन है। फिर दूसरा लेते हैं, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है, तो इसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या है नाम इसका? ट्रिप्सिन। चलिए तीसरा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन खालिस्तान में होता है। कहाँ होता है पूर्ण पाचन? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत आ जाएगा इसके खालिस्तान में। फिर चौथा देखिए, अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम खालिस्तान है, लाइपेज है, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइपेज। फिर लेते हैं पांचवा नंबर, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली खालिस्तान गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। कौन सी गैस करती है चूने के पानी को दुधिया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिर आ जाएगा छठवां नंबर, पाइरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या खालिस्तान होती है। पाइरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। फिर अंतिम देखते हैं, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा खालिस्तान होती है। क्या होती है? ये ATP होती है। तो ये हो गए रिक्त स्थान। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में अब हमें उत्तर देना है, तो करते हैं। पाइरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अब दूसरा है, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? गैसीय विनिमय कहाँ होता है मनुष्य के फेफड़े में? वायुकूपिका में होता है। कहाँ होता है? वायुकूपिका में होता है। तीसरा नंबर लेते हैं, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। क्या है मनुष्य में श्वसन वर्णक? हीमोग्लोबिन है, तो लिखते हैं हीमोग्लोबिन।
अब यहाँ पर चौथा नंबर आ गया, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक किसे कहेंगे हम? रक्त को कहते हैं। अब अगला लेते हैं, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। फिर अगला, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, तो यहाँ आ जाएगा फ्लोएम। अब नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो यहाँ आ जाएगा नेफ्रॉन। और अंतिम है, एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है? डायलिसिस है, तो यहाँ पर आ जाएगा डायलिसिस। यहाँ हो गया हमारे चैप्टर नंबर 6 समाप्त। अब लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 3 अंकों के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। किसमें घटित होता है? डेंड्राइट में। ऑप्शन नंबर स सही है। फिर देखिए, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। कौन कौन है ग्राही अंग? आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा, तो ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा यहाँ। तीसरे नंबर का वस्तुनिष्ठ है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? अ नंबर है डेंड्राइट कोशिका काय एक्सोन। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर चौथा देखते हैं, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ऑप्शन अ सही है। फिर पांचवा है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। कहाँ होता है? मेरुरज्जु में। छठवा है, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन अ सही है। फिर सातवां नंबर है, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में। यहाँ अ ऑप्शन सही है। फिर आठवां देखिए, मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। अ सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर 9, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन अ सही है। 10वां है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। क्या है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र? मेरुरज्जु है। फिर 11वां है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? किस भाग में होते हैं? अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का केंद्र किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में। फिर 13वां देखिए, रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है। फिर देखिए 14वां वस्तुनिष्ठ है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया है मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? ये सब क्रियाएं किस भाग से नियंत्रित होती हैं? अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर अ सही है। 15वां देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि दी तथा
शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही है। अब है अध्याय 8। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। तो चलिए 8वां चैप्टर का अध्ययन करते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। डीएनए में सही है, आरएनए में सही है, कोशिका द्रव्य में सही है, यानी उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? किस भाग में निहित होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, प्लास्टिड में नहीं, लाइसोसोम में नहीं, यानी यहाँ आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डीएनए में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही उत्तर है डीएनए। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अमीबा तथा लेशमोनिया में जनन किस विधि से होता है? किस विधि से जनन होता है? तो इसका उत्तर होगा द्विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर अ सही है। अब चौथा नंबर देखिए। प्लाज्मोडियम में जनन होता है कहाँ से? बहुखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर ब सही है। पांचवा है हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो यहाँ आ जाएगा मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर श सही है। फिर छठवा है पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? किन जीवों में पाई जाती है? हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में पाई जाती है। फिर सातवां देखिए, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस द्वारा। ऑप्शन नंबर अ सही है। अब 8वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से आवृत्त बीजी पौधे के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो पहले देखते हैं। स्त्री केसर है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, कौन सा नहीं है? पुंकेसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ लगाएंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प खालिस्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। फिर दूसरा ले लेते हैं। यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया खालिस्थान कहलाती है। क्या कहलाएगी? स्वपरागण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। स्वपरागण। अब तीसरे नंबर का खालिस्थान है। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्थान कहलाती है। अब पर परागण कहलाएगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पर परागण कहलाएगी। अब चौथे नंबर में आते हैं। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खालिस्थान भाग से होता है। बीज से भावी जड़ का निर्माण कहाँ से होगा? मूलांकुर से होगा। कहाँ से होगा? मूलांकुर से होगा। चलिए 5वां नंबर है। किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण खालिस्थान भाग से होता है तो प्रांकुर से होता है। इसका निर्माण होता है प्रांकुर से। फिर 6वां नंबर है। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को
खालिस्तान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यौवन आरंभ। क्या हो रहा है? यौवन आरंभ हो रहा है, यौवन आरंभ। फिर देखते हैं 7वां नंबर, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खालिस्तान में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है, यहाँ आ जाएगा वृषण। फिर 8वां नंबर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। फिर 9वां नंबर है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है? तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। फिर 10वां नंबर है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है। कौन सी संरचना से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है, मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, वृषण का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है, तो हम लिख देते हैं वृषण का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। चलिए दूसरा लेते हैं, गर्भ निरोधक की एक विधि का नाम लिखिए। तो क्या है? पुरुष या महिला नसबंदी। ये है गर्भ निरोधन की विधि। फिर अगला है, एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए। तो विषाणु जनित यौन रोग हम लिख देते हैं एड्स। फिर अगला है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? कलिकायन विधि द्वारा। तो लिख देते हैं कलिकायन विधि द्वारा। अब लेते हैं अध्याय 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर स यहाँ सही है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर अ। तीसरा है, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र में पाया जाने वाला संयोजन है। कौन सा संयोजन है? अ नंबर है XX। फिर चौथा है, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी जीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। कितनी होती है लिंग गुणसूत्र की संख्या? उत्तर स यहाँ पर सही है। सही जोड़ी, एक जोड़ी। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है एक जोड़ी। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला है, मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। तो यहाँ पर आ जाएगा 44। दूसरा है, मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर तीसरा है, शरीर में DNA कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है DNA? गुणसूत्र में। फिर अगला है चौथा नंबर, जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो जीन भी कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। फिर पांचवा नंबर है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी से व्यक्त हों।
प्रभावी लक्षण कैसे कहलाएंगे? जो लक्षण प्रथम पीढ़ी से व्यक्त हों, ऐसे लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा तथा 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं हो सकता? मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऐसी स्थिति में वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर तीसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी? यह तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर चौथा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या? भी अनंत होती है। जब उसकी फोकस दूरी अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, पहला है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की कैसी होगी फोकस दूरी? आधी होगी। ठीक। फिर अगला आया, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो खाली स्थान से दूर हट जाती है। तो सघन से विरल में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो लिख देंगे अभिलंब से दूर हट जाएगी। फिर तीसरा नंबर है, खाली स्थान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो क्या आएगा इस तीसरे नंबर के रिक्त स्थान पर? अवतल दर्पण। क्या आएगा? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। फिर चौथा नंबर आ जाएगा, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से खाली स्थान होता है, कम होता है, 1 से कम होता है। फिर अगला नंबर आया, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। जब प्रकाश होगा तभी हम वस्तु को देख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्रकाश। अब आया सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए, सबसे पहले क्या है? डायप्टर। डायप्टर क्या है? डायप्टर लेंस की क्षमता मापते हैं डायप्टर में। फिर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस। फिर देखिए उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण, चौथा क्या है? समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं। फिर पांचवा है, एक सरल रेखीय पथ। एक सरल रेखीय पथ क्या होता है? प्रकाश किरण कहलाता है। और परावर्तक पृष्ठ गोलीय क्या है? गोलीय दर्पण है। तो ये हो गई सही जोड़ी। यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर दूसरा है, दर्पण सूत्र लिखिए। क्या है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/u धन 1/v। ये है दर्पण सूत्र। तीसरा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। फिर देखिए, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 अंश ही होगा। यहाँ पर अध्याय 6 से लेकर 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।